दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रात 9 बजे का अपना पसंदीदा शो जनहित। आज से जनहित नए स्टूडियो और नए अंदाज में आज की 3 सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, जिसका आज करने वाले हैं जनहित में विश्लेषण। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा लगातार जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले अपना संबोधन समाप्त किया है। लोकसभा में चर्चा से देश को क्या मिला, ठोक दिया से सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर क्या बड़ा संदेश दिया है, आज पूरी खबर संपूर्ण विश्लेषण के साथ रखेंगे आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर, साथ ही जनहित में 22 के उस महादेव संयोग को भी बताएंगे जिसमें पहलगाम के आतंकवादियों के खात्मे की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। 22 अप्रैल से 22 जुलाई तक की पूरी क्रोनोलॉजी, जिसका ब्यौरा अमित शाह की ओर से आज दिया गया है। उसके पीछे की पूरी कहानी बस कुछ ही देर में होगी आपके सामने। और आज उन चेहरों को भी तीसरी बड़ी खबर के जरिए जवाब देने की कोशिश, जिन्होंने पहलगाम हमलों के गुनहगारों के पाकिस्तानी होने पर अपना संदेह जाहिर किया था। चॉकलेट प्रमाण से पाकिस्तानी पुष्टि की एक्सक्लूसिव जानकारी देश को कुछ ही देर में हम देने वाले हैं। जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी लो। हमारी तो सेना ने ठोक दिया। जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, और आखिरकार सिक्योरिटी लेफ्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा की झांकी आपने देख ली, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और जनहित में खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात ठोक देने की। मुझे याद है, ये ठोक दिया शब्द बम्बैया फिल्मों से इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त इसका अर्थ था मार गिराना, लेकिन बाद में इसके और भी अर्थ बनते चले गए। ठोक दिया का मतलब किसी को एक्सपोज कर देना, उसकी हेकड़ी निकाल देना, उसे तर्कों से निरुत्तर कर देना भी होता है। और यही शब्द बॉलीवुड से निकलकर आज देश की संसद में पहुंच गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन आज सरकार ने विपक्ष को जबरदस्त ढंग से शब्दों से ठोक दिया। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने और उनसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तीखे तेवरों के साथ विपक्ष को ठोका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने भी सरकार के आगे अपने हथियार डाले हों। तर्कों के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने भी जमकर सरकार को घेरा है। ऑपरेशन सिंदूर के जबरदस्त राजनीतिक राउंड को आज जस का तस हम आपके सामने रखने वाले हैं। इसे सुनिए और समझिए कि तर्क की लड़ाई में किसने सबसे ज्यादा आज सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज जोरदार अंदाज में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की क्लोजिंग की है। पीएम ने 1 घंटे 46 मिनट के अपने आज के लंबे भाषण में ऑपरेशन सिंदूर पर उठते हर सवालों का जवाब दिया, लेकिन इसी के साथ ही 5 बिंदुओं में कांग्रेस के चरित्र का खाका भी उनकी ओर से खींचा गया है। भाषण से पहले पीएम की 5 बड़ी बातें जानिए। कांग्रेस को भारत से ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा है। कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है। कांग्रेस पाकिस्तान के प्रपंचों की प्रवक्ता बन चुकी है। कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तानी रिमोट से ऑपरेट होता है। कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल ही समस्या की जड़ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उस आरोप का जवाब दिया कि भारत ने सीजफायर अमेरिका के दबाव में किया। उस आरोप को खारिज किया जिसमें विपक्ष की ओर से कहा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में किसी ने भारत का साथ नहीं दिया और भारत अकेला पड़ गया था। यहाँ पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई है। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई है। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश, 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर विपक्ष देश की नजरों में गिर रहा है। जिस सच को दुनिया मान रही है उसे नकार कर विपक्ष ने खुद की साख गिरा ली है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता था वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे कि भारत ने पूर्ण युद्ध क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को फिर समझाया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कब्जे के लिए नहीं बल्कि आतंकवादियों और उनके अड्डों की तबाही के लिए था। कुछ लोग जानबूझ करके कुछ चीजें भूलने में इंटरेस्टेड होते हैं। देश भूलता नहीं है, देश को याद है। 6 रात और 7 मई सुबह ऑपरेशन हुआ था और 7 मई को सुबह भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था और पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकियों के आका। कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं, भारत की सेना ने
पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने ये लक्ष्य पूरा कर दिया है, ताकि उनको पता चले और हमें भी पता चले कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। 9 मई की मध्य रात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। अमेरिकी दबाव पर कल विदेश मंत्री ने साफ कर दिया था कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में बात ही नहीं हुई थी। विपक्ष फिर भी इसे नकारता रहा। पीएम ने आज फिर कहा कि अमेरिका से जो बात हुई थी वो दरअसल क्या थी और उसकी पूरी सच्चाई उन्होंने आज संसद के पटल पर रखी। ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है, ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ हर सवालों का जवाब दिया बल्कि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी को कई मुद्दों पर वो घेरते हुए भी आज नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद एक्सपोज हो गई है। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, इसके लिए भी वो अब पाकिस्तान पर निर्भर है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब, कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बार ये पूछा गया कि भारत ने पूर्ण युद्ध क्यों नहीं किया और पीओके क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जवाब में कहा कि इस तरह के सवाल करने का नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी पहले ही खो चुकी है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है।
देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस को देश की सरकार पर, मंत्रियों पर, देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ये साफ बताता है कि उसकी दशा बिगड़ चुकी है और उसके पास कोई विजन नहीं बचा है। क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। विपक्ष के जितने नेता आज सवाल पूछने के लिए खड़े हुए, उनकी ओर से बार बार ये कहा गया कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं। पहले पूछा जा रहा था ये सवाल, और आपको बताते चले कि कल जब 3 आतंकवादी मारे गए तो फिर टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को घेरा है। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर कल ही क्यों हुआ। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों? हताशा, निराशा इस हद तक। दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लें, चीन का भी नाम लिया जाए, लेकिन पीएम ने अपनी भाषा में जवाब दिया और अपने शब्दों और तर्कों से कांग्रेस पार्टी को ठोका है। प्रधानमंत्री से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनसे भी पहले गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्या कहा है आपको आगे सुनाने वाले हैं, लेकिन पहले जरा ऑपरेशन सिंदूर को आपके ज़हन में ताज़ा कर देते हैं। देश के इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें दर्ज हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस साल अप्रैल का महीना 22 तारीख, जब बड़ी संख्या में पर्यटक पहलगाम के बैसरन घाटी में घूमने के लिए गए हुए थे। उसी दिन आतंकवादियों ने हिंदू धर्म पूछकर उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और हमारे 26 सैलानियों की जान ले ली। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई 6-7 मई की दरमियानी रात को की। 6 मई की रात भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमले किए, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय तबाह कर दिया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर का पहला पार्ट था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मानो युद्ध छेड़ दिया था। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, कई शहरों पर ड्रोन से हमले हुए। जवाब में भारत ने 9 और 10 मई को पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, जिनमें 11 एयरबेस थे। आज पीएम मोदी ने इसका भी विस्तार से जिक्र किया और आपको बताते चले कि ये ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट था। 22 अप्रैल को जिन आतंकवादियों ने बेगुनाहों का खून बहाया, उन आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के जरिए 28 जुलाई को जहन्नुम पहुंचा दिया गया।
हमले में शामिल 3 आतंकी मार गिराए गए। संसद में जिस ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है वो ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, क्योंकि आतंक के जिन आकाओं ने पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखी थी वो अभी जिंदा है। मसूद अजहर और हाफिज सईद जब तक मारा नहीं जाता तब तक पहलगाम का बदला पूरा नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर मई महीने की शुरुआत में ही चलाया गया था, जो अभी तक ऑन है। भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे। बहावलपुर में जब भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों को उड़ाया तो मसूद अजहर के परिवार के 14 आतंकी मारे गए। इसमें मसूद का बहनोई भी शामिल था, जो बहावलपुर कैंप का प्रमुख था। उसी दिन राफेल और जगुआर लड़ाकू विमानों से हमला करके मुरीदके में लश्कर के दर्जन भर आतंकवादियों को मार गिराया गया। लश्कर के कई सरगना उस कार्रवाई में ढेर हुए थे। इस कार्रवाई में उस रात दुश्मन देश बुरी तरह से हिल गया था। इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट किया, जिसके बाद 10 मई को युद्ध विराम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बाबत जानकारी दी। सीज फायर का श्रेय लिया, जिसको लेकर विपक्ष तब से हमलावर है। आज भी संसद में सरकार को इसके लिए घेरा जा रहा है। और अब आ जाते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर। प्रधानमंत्री से ठीक पहले राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया और पूरे 37 मिनट तक बोले। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने वही सवाल उठाए जो पहले से लगातार वो दाग रहे थे। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इफ ही हैज द करेज ऑफ इंदिरा गांधी, 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे दैट डोनाल्ड ट्रंप यू आर अ लायर। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज सदन में दोहराया कि दुनिया के किसी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर यह बातें कही कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को इस ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा। विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय भी कई बार ये बात कह चुका है, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण में फिर विदेश मंत्री पर निशाना साधते दिखे, तीखे शब्द इस्तेमाल किए और फिर पूछा कि पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले से क्यों दी गई। Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी रफाल विमानों के सवाल पर भी टिके रहे। उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान का जिक्र करके सरकार से सवाल किया। सीडीएस की हिम्मत को भी उन्होंने चुनौती दी। Anil Chauhan ji must have the guts to say this, that my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. 37 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने ज्यादातर वही सवाल पूछे जो बीते 3 महीनों से लगातार उनकी ओर से पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री दे भी चुके हैं। सरकार की ओर से पलटवार के बावजूद राहुल गांधी ने संकेत दिए कि ये सवाल आगे भी सरकार से पूछे जाएंगे। और अब आप ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा का सबसे आक्रामक पार्ट देखिए। ठोक दिया, इस शब्द का जिक्र इसी भाषण में हुआ और यह भाषण था गृह मंत्री अमित शाह का। सबसे पहले अमित शाह के 5 पंच आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने नाम ले लेकर विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक रूप से ठोका। इन नेताओं को पाकिस्तान प्रेमी और आतंकी प्रेमी करार दिया। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूँ। टीवी पर उनको रोते हुए देखा, मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी।
अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहाँ खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा, और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता। पाकिस्तान को कई बार गए हो गए, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके। भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। पहलगाम हमले के गुनहगारों को सुरक्षा बलों ने कल ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव की कामयाबी को लेकर लगातार हम सब ने देखा सरकार की ओर से कैसे आज सदन के भीतर इन बातों का जिक्र किया गया। ऑपरेशन महादेव की कामयाबी में 22 का एक अहम संयोग भी निकलकर सामने आया है। 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ था। 22 मई को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। 22 जून को बशीर और परवेज नाम के आतंकवादियों के 2 मददगारों ने आतंकियों की पहचान बताई। 22 जुलाई को इस बात की पुष्टि हो गई कि महादेव पीक पर जो आतंकवादी छिपे हुए हैं वो पहलगाम में हमले करने वाले आतंकवादी ही हैं। इस 22 के संयोग ने आतंकवादियों को 28 जुलाई की सुबह जहन्नुम का रास्ता दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव की जानकारी सदन को आज विस्तार से दी है। मारे गए आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे, इसकी पुष्टि भी कई लेवल की पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद ही की गई। आतंकवादियों की पहचान 4 स्तरों पर की गई है। पहला यह कि मारे गए आतंकवादियों के पास से जो हथियार मिले उसकी जांच की गई। दूसरा, एनकाउंटर के दौरान चली गोलियों की भी जांच कराई गई। तीसरा स्तर यह रहा कि आतंकवादियों की मदद करने वाले आरोपियों ने पहचान की। और चौथे स्तर पर मददगारों की मां ने आतंकवादियों के हुलिये का मिलान किया। इन अलग अलग 4 लेवल पर आतंकवादियों की पहचान के लिए बाकायदा जांच बिठाई गई। वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। जब हर स्तर पर चीजें पुख्ता हो गई तब कहीं जाकर गृहमंत्री ने आतंकवादियों के नाम और पहचान की जानकारी आज देश और दुनिया के सामने रखी। हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, एनआईए ने पहले से ही उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को, जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया। खोखे का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के दौरान जो गोलियां चली थीं उसके खोखे जांच एजेंसियों ने जब्त किए थे। कल जब आतंकी मारे गए तो उनके हथियार से चली गोलियों के खोखे से दोनों का मिलान किया गया। चंडीगढ़ एफएसएल ने इसकी जांच की और जब पुष्टि हो गई कि दोनों गोलियां एक ही तरह की हैं, तब कहीं जाकर इसे कंफर्म किया गया। लेकिन पहला चरण था। दूसरे चरण में कल रात आतंकवादियों से मिले हथियार को भी चंडीगढ़ में फायर करके चेक किया गया। उसकी रेंज और बंदूक की फॉरेंसिक रिपोर्ट का मिलान हुआ।
अलग अलग 6 वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की है। आज सुबह 4:46 पर गृहमंत्री को बाकायदा फोन किया गया। वीडियो कॉल पर अमित शाह को पूरी जानकारी अलग अलग वैज्ञानिकों की ओर से दी गई। बंदूक और गोलियों के एक होने की फॉरेंसिक लैब ने पुष्टि कर दी। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। जब हर स्तर पर जांच पड़ताल की बात पुष्टि हो गई, तब कहीं जाकर गृहमंत्री को जानकारी दी गई और उसके बाद आज गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा के जरिए देश को इस बारे में विस्तार से बताया। जो 3 आतंकी कल महादेव पहाड़ी पर हुए एनकाउंटर में मारे गए, उनके नाम सुलेमान उर्फ फैजल, जिब्रान और अफगान थे। इन तीनों ने ही पहलगाम हमले के दिन बैसरन घाटी में गोलियां चलाई थीं। 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। ये तीनों पाकिस्तान से आए हुए थे। सुलेमान इनका कमांडर था। इन तीनों आतंकवादियों की कुंडली हमने भी खंगाली है। आगे इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उसके पहले ये जान लीजिए कि इस ऑपरेशन को किन लोगों ने किस तरह से मंजिल तक पहुंचाया, अंजाम दिया है। भारतीय सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। तीनों की स्पेशल टुकड़ी ने अलग अलग तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक तीनों सुरक्षा बलों की टीम ने साझा तौर पर ऑपरेशन की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार की। ये जो 4 पैरा स्पेशल फोर्स की टीमें होती हैं, ये आतंकवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में माहिर मानी जाती हैं। इस टीम का उपनाम शक्तिशाली खंजर है। इसे 4 पैरा स्पेशल फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक को 2016 में भी अंजाम दिया था। मारे गए तीनों आतंकी महादेव पहाड़ी पर टेंट लगाकर छिपे हुए थे। एबीपी न्यूज को उस टेंट की तस्वीर भी मिली है जिसमें आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे। इनके पास से एजेंसियों को इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। पहला सबूत पाकिस्तानी हथियार, दूसरा सबूत वोटर आईडी कार्ड, तीसरा सबूत पाकिस्तानी चॉकलेट। इन तीनों प्रमाण के जरिए गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम को भी आज जवाब दिया, जिन्होंने एक इंटरव्यू में आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने पर अपना संदेह जाहिर किया था। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष मोदी सरकार को फेल और गृहमंत्री अमित शाह को आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर फ्लॉप बताता रहा। आज अमित शाह ने इस पर विपक्ष को यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल का अंतर बताया है। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7,217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। पाकिस्तान से ऐलान करते थे, घाटी बंद रहती थी। अब ऑर्गेनाइज हड़ताल 3 साल से 0 है। एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे।
हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे, हुर्रियत के साथ बात। आपको बता दें कि कल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से हमला किया गया था कि जब युद्ध किया ही था तो फिर पूर्ण युद्ध क्यों नहीं किया और पीओके वापस क्यों नहीं लिया। आज इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर, बहुत बड़ी विजय थी भारत की। युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते न रहेगा बांस न बजती बांसुरी। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेक शॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। उन्होंने एक तरफ जहां इतिहास का विद्यार्थी होकर खुद इतिहास के बहुत सारे पन्नों को खंगाला, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर 2 टूक जवाब दिया। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान आज कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। करीब 28 मिनट लोकसभा में प्रियंका का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष से कड़े तीखे सवाल पूछे। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तक को कटघरे में खड़ा किया। ये हमला कैसे हुआ? सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों। इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है। सुबह प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची। संसद परिसर में कैमरा प्रियंका के बयान के इंतजार में थे, लेकिन प्रियंका गांधी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई थी और सीधे सदन में दाखिल हो गई। इसके बाद दोपहर 2:21 पर लोकसभा में प्रियंका के बोलने की बारी आई। 98 दिन पुराने पहलगाम आतंकी हमले की दर्दनाक दास्तान उन्होंने सदन को सुनाई। 28 मिनट के भाषण में प्रियंका की बड़ी बातें थीं। गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री को श्रेय तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं? टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने में देरी क्यों? सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर फेल क्यों हुई? पाकिस्तान बैकफुट पर था तो फिर सीज फायर क्यों किया गया? आज ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखा था। प्रियंका के निशाने पर सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह ही थे। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्यक्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। ऑपरेशन सिंदूर में प्रियंका ने सेना के शौर्य को तो सलाम किया, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर सरकार को नाकामयाब बताने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर की मौजूदगी पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को ललकारा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? 28 मिनट के प्रियंका गांधी के भाषण में शोर शराबा नहीं हुआ, सिवाय एक बार के। दरअसल प्रियंका ने सदन में पहलगाम में मारे गए लोगों के नाम पढ़े और उनके नाम के साथ भारतीय जोड़ा, तो सत्ता पक्ष की ओर से हिंदू हिंदू के नारे लगने लगे।
समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज उद्वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रकाश कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। तो दोनों ही तरफ से कहीं भारतीय भारतीय, कहीं हिंदू हिंदू होता रहा। दरअसल पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने टूरिस्टों की धार्मिक शिनाख्त कर हत्या की थी। प्रियंका गांधी ने भारतीय शब्द जोड़ा तो एनडीए ने हिंदू हिंदू की नारेबाजी तेज कर दी। सवाल यह है कि अगर टूरिस्टों को धर्म पूछकर मारा गया तो उन्हें भारतीय हिंदू बताने में प्रियंका गांधी को क्या दिक्कत रही। ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी हत्या इसीलिए की गई क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे। चश्मदीदों ने साफ कहा था कि उन्हें धर्म पूछकर मारा गया था। और इन सब के बीच प्रियंका गांधी को 22 अप्रैल के पीड़ितों का बयान भी आज जरूर देखना चाहिए, जिसमें पीड़ित परिवार के सदस्य हमले की आंखों देखी देश को बता रहे थे। क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। हम छुपे, आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। वो हिंदू भारतीय थे जिनका धर्म पूछकर आतंकवादियों की ओर से कत्लेआम किया गया था। लेकिन आज सदन के भीतर इसको लेकर भी जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। प्रियंका गांधी के बयान हमने आपको सुना दिए हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेताओं की तरह अखिलेश यादव ने भी सीजफायर के मुद्दे पर सवाल उठाए। अपने संबोधन की शुरुआत अखिलेश ने एक शेर सुनाकर की, सरकार पर विपक्ष और जनता की अनदेखी का आरोप लगाया और फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। कुछ लोग तो ये पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई? जिस समय घटना हुई आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था? सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए। हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है? किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान आज अखिलेश यादव ने 34 मिनट का लंबा भाषण दिया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने सबसे पहले सेना के पराक्रम की सराहना की और उसके बाद एक के बाद एक कई सवाल पूछे। सरकार ने सीज फायर का फैसला किसके दबाव में लिया? अखिलेश यादव ने यह भी पूछा कि पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस फेल्योर की जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने राफेल ने उड़ान भरी थी? हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत। इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट
जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे। लोकसभा में आज जब बहस चल रही थी उस दौरान अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने सरकार पर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का सियासी फायदा उठाने का आरोप लगाया। अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? तो विपक्ष के 3 बड़े चेहरों का संबोधन हमने आपको सुना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने आज किस तरह से सरकार को घेरा है। उधर कूटनीति के मंच पर भारत पाकिस्तान को हमेशा लगातार एक्सपोज कर रहा है और उसकी इन हरकतों पर आंख मूंदने वाली वैश्विक संस्थाओं के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहा है, जिसकी झलक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण में दिखी, जिन्होंने राज्यसभा में पाकिस्तान की फंडिंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ को घेरा। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विदेशी फंडिंग को बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है सभापति, इसको खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर सारी दुनिया को गंभीरतापूर्वक और ईमानदारी से एक बार विचार करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर भी है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, यूनाइटेड नेशंस पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूएन के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग गए हैं। इस सत्र का बीता हफ्ता शोर शराबे हंगामे की भेंट चढ़ गया था, लेकिन कम से कम बीते 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सार्थक चर्चा पक्ष और विपक्ष की ओर से संसद के भीतर की गई और देश के ज़हन में भी जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, उम्मीद है उसका जवाब मिला होगा। और अब आज का जनहित मंत्र राहत इंदौरी के शब्दों में। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, न हार अपनी न जीत अपनी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।